तो लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने आपको लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ के बारे में बता रहा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कैसा होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। अभी अगर मान लीजिए, ये शायद बताया भी था कि जब कभी भी कोई ग्राफ इस तरह से आप लोग बनाते हैं तो वहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऑलवेज कैसा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स सी का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, जिसको आप एक्स्ट्रापोलेट करिएगा तो यहां आएगा दिस इज दी इंटरसेप्ट। इसी को क्या बोलते हैं, ये c है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट के बारे में सोचिए, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस क्या है, c के बराबर है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये होता है। अब कल मैंने आपसे कुछ कहा था कि आप याद दिलाइएगा तो बताएंगे, देखिए पर लिखे तो याद आ गया, क्या बोला था याद दिलाने के लिए, वो देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी केस में ऐसा भी होता है कि ये जो आपका इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो आपका इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिस केस में इंटरसेप्ट 0 होता है वहां पे ये किसके बराबर हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो स्ट्रेट लाइन कैसी हो जाती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स के बराबर। और अब जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा y इज इक्वल टू एम एक्स का, किसका ग्राफ बनाइएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनाइएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। याद रखिएगा, अगर कहीं पर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, एग्जांपल के रूप में लिखिए y इज इक्वल टू 3x लिखा हुआ है, तो ये ऑलवेज एक लाइन होगा जो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। क्यों, क्योंकि जो इंटरसेप्ट था, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको इंटरसेप्ट बताए थे, वो इंटरसेप्ट शिफ्ट करता 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 कहां आ गया, ओरिजिन पर आ गया। क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 यानी 0,0 हो गया ना, इंटरसेप्ट 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 था ही, साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 0,0 हो गया और 0,0 कहां पर लाई करता है, 0,0 हमेशा ओरिजिन पर लाई करता है। तो ये आपका यहां, तो यही बात मैं आपसे लास्ट क्लास बोल रहा था, मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊंगा। लिखिए, व्हेन इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, व्हेन इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, when in the equation y is equal to mx plus c, if intercept becomes equal to 0, if intercept becomes equal to 0, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, तो y becomes equal to how much, mx, intercept becomes equal to 0, then y is equal to mx। और जब कभी y is equal to mx का इक्वेशन होता है, लिख दीजिए, it is a straight line passing through origin, it is a straight line passing through sorry origin, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। तो अभी आपको मैंने 3 केस बताया, ये था पहला केस, दिस वाज द केस नंबर 1। सेकेंड केस बताया जहां पे इंटरसेप्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये केस नंबर 2। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से देखिए, कि आपका इक्वेशन हो जाए y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो ग्राफ आपने इसका बनाया है, ये जो ग्राफ आपने इसका बनाया है वो ऐसा हो जाए, वो कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये भी तो संभव है, जरूरी थोड़ी कि हर बार y इंटरसेप्ट ही होगा, हो सकता है x इंटरसेप्ट भी हो जाए, x को क्रॉस कर जाए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या 0 है, इस पॉइंट पे y 0 है, तो आप क्या कीजिए, y की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। y की वैल्यू 0 पुट करिए तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस सी बाई एम होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस सी बाई m कॉमा 0। तो लिख दीजिए, जब स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस सी बाई एम कॉमा 0। तो केस 3, व्हेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अरे ये ग्राफ नहीं बना रहे क्या आप लोग, ये बनाए कि नहीं बनाए,
बनाइए। और कैसे पता चलेगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का लाइन जो है वो ओरिजिन से होके निकलता है? ये ग्राफ नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा? ये भी नहीं बनाए हैं अभी तक, ये तो लास्ट क्लास भी बताया था, ये तो बनाया हुआ है, इसके बाद वाला दोनों नहीं बनाया हुआ। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए दोनों को। y इज इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लिख भी लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स मैंने लिखवा दिया है सर। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, passing through origin, it is a straight line passing through origin। तो y is equal to mx क्या है? it is a straight line passing through origin। डन, बना लिए। अब ये तीसरा, जहां पर आपके पास y is equal to mx प्लस सी ऐसा है जो कि x एक्सिस को कट कर रहा है, it is passing through x axis। in that case the y coordinate at x axis will be 0, और अगर वो 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू mx प्लस सी। सॉल्व कीजिएगा, ये इस तरफ आएगा माइनस सी डिवाइडेड बाई m, तो x कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ गया? x कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया x इज इक्वल टू माइनस सी बाई m। तो डायरेक्टली भी कहीं अगर मान लीजिए आपसे कोई एक सवाल क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 मान लीजिए ऐसा दे दिया, तो अगर आपसे कहेगा बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब ये जिस कोऑर्डिनेट पर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किस कोऑर्डिनेट पर ये 0 होगा? किस कोऑर्डिनेट पर 0 होगा? तो 3x इज इक्वल टू हाउ मच? -5 एंड x इज इक्वल टू -5/3। तो y 0 और x -5/3। तो डायरेक्टली भी आप यहां से लिख सकते थे ना, इंटरसेप्ट कितना था? 5 था, स्लोप कितना था? 3 था, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाता? -5/3, 0। तो अगर याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट? डन। हेडिंग डालिए, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ग्राफ ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो लिखिए, दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ क्वाड्रेटिक polynomial, this is the general equation for a quadratic polynomial, that is x square plus bx plus c is equal to 0। x square plus bx plus c is equal to 0। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे x स्क्वायर, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मान लीजिए ये आपने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे पूछ रहा है कि भाई बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। तो यहां पर ना एक दो बातें ऐसी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और a की वैल्यू लेस देन 0 है। क्या है हमारे इस केस में? a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? बताइए। a मतलब यहां जो लिखा होता है, ये एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है? 1 लिखा है, इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी a क्या है? पॉजिटिव है। ये बात समझ में आया? इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला चीज हमें क्या पता करना है? कोई भी क्वाड्रेटिक का अगर आपसे ग्राफ पूछेगा तो फर्स्ट चीज हमें क्या पता करनी होती है? फर्स्ट चीज हमें यह पता करनी होती है कि a का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपने सबसे पहले पता कर लिया a का वैल्यू पॉजिटिव है। जब कभी भी a का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो है ना वो अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। अगर ये कब होगा? जब a का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0।
और जब कभी भी ए का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो जो ग्राफ होता है ना आपका वो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड पैराबोला। तो एक आइडिया आपके पास पहले से होना चाहिए कि मेरा ग्राफ ऐसा दिखने वाला होगा या फिर ऐसा दिखने वाला होगा। तो मुझे यह समझ में आ गया कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, देखने में ऐसा होगा। तो अब वापस से हमें क्या बनाना चाहिए? ये लॉजिक क्लियर है कि अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो क्या होगा? a ग्रेटर देन 0, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो क्या होगा? a लेस देन 0। अब जो हमारा इक्वेशन था उसको मैं एक बार दोबारा लिखता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? 8x माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8। अब ये क्या है? ये y इज इक्वल टू समथिंग है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? एक इस तरह का डब्बा बनाएंगे जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था। अब ये डब्बा बनाने के बाद कुछ काम और करना है। यहां लिखा x, यहां लिखा y। सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक? क्या सॉल्व करते हैं? बचपन में सीखे थे। कौन सी कक्षा में सीखे थे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना? सीखे थे ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोल के एक चीज आप पढ़े थे ना? ये पढ़े थे माइनस 4x, लेकिन ये तो इससे सेटिंग नहीं बैठ रहा है। माइनस माइनस है, माइनस 4x प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने x कॉमन लिया, क्या बचा? x माइनस 4, और यहां पे आपने प्लस x प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू वॉट? 0। जब यहां से आप x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक आप जानते हैं ऐसा करते थे हम लोग। इस स्टेप के बाद क्या करते हैं मुझे कौन बताएगा? ये हम लोग इसका क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये तो आप लोग सीखे हैं ना, क्लास 9th में सीखते हैं हम लोग ये सब। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में। अब ये करने के बाद, इसके बाद स्टेप में आप लोग क्या करते थे? मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद आप लिख देंगे, यानी x का वैल्यू या तो माइनस 4 होगा, हाँ, कि ये ऐसा डिवाइड कर दिए तो वो 0 हो गया, और उसके बाद जो बचा उसको आप इधर कर दिए। अच्छा, अभी ये लॉजिक तो हो गया, आपने एक बुद्धि लगा दिया कि हाँ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज कर गया। पर हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है। ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे हम लोग को क्वाड्रेटिक भी पढ़ना है। क्वाड्रेटिक चूंकि पढ़ना है तो ये समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि उस दोनों में से कोई एक तो 0 होगा? If something into something is 0, then we can say that कि either of the one will be 0। कोई एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। पर यहां चूंकि वेरिएबल है, यहां पे क्या है? ये वेरिएबल है, तो हमें पता है क्या कि कौन सा 0 होगा? वी डोंट नो कि कौन सा 0 होगा। तो अगर चूंकि हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा 0 होगा, तो हम कहेंगे कि एज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स are 0, therefore either x minus 4 should be 0 or x plus 2 should be 0। या तो एक ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? अगर x माइनस 4 0 है तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू क्या आया? 4 आया। और सेकेंड ऑप्शन, अगर x प्लस 2 0 है तो x का वैल्यू क्या आया? तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि क्वाड्रेटिक के हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं, आइदर ये और ये। क्यों ऐसा बोला जाता है? अगर आप x का वैल्यू 4 ले लीजिए, अगर आप x का वैल्यू क्या ले लीजिए? 4 ले लीजिए, तो ये हो गया 4 माइनस 4 0, बट ये हो जाएगा 6, तो 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। और अगर आप x का वैल्यू क्या ले लिए? -2, तो यहां क्या लिखे? -2 माइनस 4 दैट इज -6, पर ये क्या हो जाएगा? 0। -6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। एट अ टाइम बोथ कैन नॉट बी 0, एट अ टाइम बोथ कैन नॉट बी 0। ये लॉजिक गया।
ये गए, ये लॉजिक समझ में आया कि ये जो आपने, ठीक है, आपके टीचर ने 9th क्लास में ये बात बताया होगा कि किसी एक को निकालना है तो एक को क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, तो दूसरे का वैल्यू निकल जाता है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं ये बात नहीं बताए। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर किसी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ये तभी होगा जब दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। आइदर ऑफ द टू शुड बी इक्वल टू 0। या तो ये 0 हो, नहीं तो वो 0। अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 4 है तो दूसरा वाला 0 नहीं होगा, और अगर दूसरा वाला 0 है तो पहला वाला 0 नहीं होगा। दोनों एक साथ एक ही वैल्यू पर 0 नहीं हो सकते, दोनों एक साथ एक ही वैल्यू पर 0 नहीं होंगे, और कोई एक भी 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0। इसलिए कहते हैं दीज टू आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, आइदर दिस और दिस, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक। अगर ये है तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा है तो ये नहीं होगा। अब मुझे एक आइडिया तो ये लग गया कि इसका 2 सॉल्यूशन होने वाला है। इसका क्या होने वाला है, 2 सॉल्यूशन। तो मैं एक टेंटेटिव ग्राफ बनाता हूं। पहली बात मुझे ये पता चल गई थी, कि ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। दूसरी बात अब ये पता चल गई है कि इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं। इसके क्या है, 2 कोऑर्डिनेट हैं। एक है -2,0 जिस पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,0 जिस पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये पहली बात हमको यहां तक समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा जो टेबल है उसमें 2 कोऑर्डिनेट तो हमको पहले ही पता चल गया। कौन कौन सा, एक तो हमें ये पता चल गया कि जब हम y 0 लेंगे तो क्या होगा, एक तो ये 4 होगा, और एक और वैल्यू पता चल गई कि y 0 लेंगे तो क्या होगा, -2। ये हमें सबसे पहले पता चल गया। अब इसके बाद थोड़ा बुद्धि लगाइए। अब मुझे 3 वैल्यू और चाहिए। एक वैल्यू चाहिए इसके इस तरफ का, एक वैल्यू चाहिए मुझे इसके इस तरफ का, और एक वैल्यू चाहिए कि भाई ये टर्न कहां से ले रहा है, तभी ना जाके ग्राफ बनेगा उसका। लास्ट वाला बात जो बोले समझ में आया। मैंने कहा कि अब ये ग्राफ, रफ ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा आप बताइए। ये जो ग्राफ होगा ये कुछ एक ऐसा ग्राफ बनेगा ना, जो यहां से ऐसा टच होता हुआ जाएगा, कहीं यहां से मुड़ेगा और ऐसा चला जाएगा, यही ना ग्राफ बनेगा। कहां से टर्न करेगा, एक तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए, एक इसके इधर का कोऑर्डिनेट ले लीजिए और एक इसके इधर का कोऑर्डिनेट ले लीजिए, मेरा काम बन जाएगा। टोटल इस पूरे ग्राफ को बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट। कितना पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट। ये दोनों तो मिल जाएगा सॉल्यूशन से, इसके इधर का एक, इसके इधर का एक, और इसका बॉटम मोस्ट। तब ना सबको ऐसे 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 करके जोड़ दीजिएगा तो एक तो ग्राफ बनेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। तो पॉलिनोमियल मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ बनाने के लिए कि मिनिमम कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, आप 100 ले लीजिए, पर मिनिमम कितना चाहिए, 5 तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें 2 कौन से हुए, 2 तो सॉल्यूशन वाले हुए। अब जब सॉल्यूशन पता चल गया तो x का वैल्यू अब इससे बड़ा ले लीजिए। x का वैल्यू जब इससे बड़ा लीजिएगा तो -2 है, तो x का वैल्यू मान लीजिए हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं। x का वैल्यू -3 पुट कर दीजिए। x का वैल्यू -3 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा 9, ये -3 पुट करिएगा ये हो जाएगा 6, यानी +6 15, 15 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 7 आएगा। अरे हम ही किए कि आप लोग भी किए। पुट द वैल्यू ऑफ x एज -3, -3 का स्क्वायर 9, -2 इंटू -3 इज +6, 9 + 6 इज 15, 15 - 8 इज, करके दिखा दें, हो गया ना। अच्छा, और दूसरा उधर कितना आया था, 4 से बड़ा 5 ले लीजिए। 5 लीजिएगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, -10 - 8 18, तो ये कितना, ये भी हो गया 7 हो गया। कोई डाउट। अब टोटल कितने हो गए, 4। मैंने कितना बोला था, कितने होने चाहिए। लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है, लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है ये एक स्पेशल कोऑर्डिनेट है, जहां पर ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जहां पर ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है। उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं पता है किसी को, जो सबसे छोटा वाला नीचे वाला कोऑर्डिनेट है उसको कैसे लिखा जाता है, द लोअर मोस्ट कोऑर्डिनेट, यानी जो कोऑर्डिनेट ऑफ दी वर्टेक्स, जहां पे ऐसे घूमा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। कोई जरूर कहीं भी होगा,
एक्स जीरो कैसे हो जाएगा? ये जरूरी थोड़ी कि हमेशा एक्स पे ही लाई करेगा, कहीं भी हो सकता है। मैंने यहां बना दिया, यहां पे ये ऐसे ऐसे भी तो हो सकता था ग्राफ, ऐसे भी तो हो सकता था, यहां जीरो भी हो सकता, जरूरी नहीं एक्स एक्सिस पर ही है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, -b/2a, -d/4a। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a, -d/4a। ये इसका लोअर मोस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब BAA ये तो आप जानते हैं, कैसे? आपने जो जनरल इक्वेशन लिखा था, x² + bx + c = 0। ए और बी का तो आपको आइडिया है। ये डी क्या है? डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी = होता है √b² - 4ac के बराबर। किसके बराबर? b² - 4ac। डी = हमारे इस सवाल में b कितना था? -2 का होल स्क्वायर -4। a कितना है? 1। c कितना है? -8। सॉल्व कर लीजिए। d = √4 8 चौक 32 + 32, टोटल कितना हो गया? √36। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 की +-6, ये आया +-6। देखेंगे क्या जरूरत पड़ता है हम लोगों को, उसके हिसाब से ले लेंगे। अब मुझे ये लास्ट कोऑर्डिनेट पता करना है, तो अब ये लास्ट कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। क्या है ये लास्ट कोऑर्डिनेट? लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है? -b कितना है हमारे सवाल में? -2 है, होल डिवाइडेड बाई 2 × 1। ये तो आ गया आपका x कोऑर्डिनेट। ये कौन आ गया? x कोऑर्डिनेट। अब आइए y कोऑर्डिनेट। -d कितना आया? 6, होल डिवाइडेड बाई 4 × 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर आ गया 2/2, ये आएगा -6/4, और ये आ जाएगा 1, ये कितना आ रहा है? -3/2। y कोऑर्डिनेट आया -3/2। अब चलिए हम लोग अपने ये इसको लिख भी लेते हैं, इसको अपने उस सिस्टम में लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1, -3/2। तो यहां पर जो आपने लिखा है ये क्या है? 1, -3/2। अब ग्राफ में चलते हैं, ध्यान से देखिए। x1 यानी कहीं पर यहां, और y जो है वो -3/2। ठीक है, अब मेरे मन में डाउट आएगा, सर आप वहां पर अपने मन से +6 ले लिए, यहां तो -6 भी था, -6 क्यों नहीं लिए? ये बात जो मैं पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है? ये जो डिटर्मिनेंट में आपने +-6 लिखा है, तो आप तो ये मन में सोच सकते थे ना कि सर ये d के जगह पे आप +6 ले लिए तब ना ये -6 हुआ, आप -6 क्यों नहीं लिए? आप आपका मन किया प्लस ले ले, अपने मन से जो मन होगा वो कीजिएगा। तो ये -6 किए, मैंने +6 क्यों लिए? यहां फॉर्मूला है -d, माइनस छोड़ दीजिए तो d का वैल्यू इसका मतलब +6 लिए होंगे तब ना ये -6 हुआ। बोले सर -6 लेते, अगर मैं -6 लेता तो ये क्या हो जाता? प्लस हो जाता। प्लस अगर होता तो मेरा y कोऑर्डिनेट ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन हम तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना कि मेरा y जो होगा वो नीचे ही कहीं पर होगा। अगर मैं y का वैल्यू, वो d का वैल्यू अगर प्लस ले लेता तो मेरा जो ग्राफ होता वो ऐसा हो जाता, पर ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि मेरा ग्राफ कहां होगा? नीचे होगा। तो इसलिए हम -6 को क्या कर दिए? रूल आउट कर दिए, और फिर क्या लिए? +6 लिए। अब सारे कोऑर्डिनेट को जब आप प्लॉट कीजिएगा तो जो बनेगा वो ऐसा ही कुछ ग्राफ बनकर आएगा। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेट लेना है? 5 कोऑर्डिनेट। कौन कौन सा? पहले तो 2 सॉल्यूशन, एक x में इस तरफ, एक x में उस तरफ, और एक कहां पर वो घूमेगा, यानी लोअर मोस्ट पॉइंट उसका कहां है। इस 5 पॉइंट को जैसे ही आप पुट करिएगा, जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट यहां मिल गया मेरे को, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये ऐसे मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे तो मेरा ग्राफ बन जाएगा। इसको ऐसे जोड़े, आप जानते हैं यहां से मुड़ेगा, इसको ऐसे जोड़े, बन गया ग्राफ।
5 पॉइंट मिलेगा तब ना आप उसको जोड़ दीजिएगा, बिना 5 पॉइंट के। और कोई बोलता सर ये वाला कोऑर्डिनेट ना निकाल के हम और कोई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, निकाल लीजिए, पर ये नहीं निकालिए तो पता कहां से चलेगा कि ग्राफ यहां से मुड़ गया है। तो हमारे लिए अति अनिवार्य है लास्ट वाला निकालना, कि यहीं से ना पता चलेगा कि ग्राफ कहां से टर्न मार के ऊपर उठा है। ये पहला सवाल था जो हमने बनाया। अब कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे। चलिए इसको उतारना है, जल्दी जल्दी उतारिए। कहां से उतारे, क्या क्या उतारेंगे तो मेरे को भी नहीं पता है कैसे कैसे क्या क्या लिखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी इसको लिखिए। ये दोनों लिख लिए थे ना आइडिया कि ए जो है ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला। लिख ली, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, मैंने वर्ड्स में भी लिख लीजिएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज अ अपवर्ड पैराबोला। कौन बोला? अपवर्ड पैराबोला। बोला, बाला नहीं, पैराबोला, कुछ बोला हो। और जब ए लेस देन 0 तो क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। पैराबोला बोला कि हम क्या होंगे? नीचे होंगे। जब ए लेस देन 0 होगा तो हम क्या नीचे होंगे, और जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहां होंगे? ऊपर होंगे। ये कौन बोला? पैराबोला। किसको बोला? हम लोग को बोला कि जब ए लेस देन 0 होगा तो मैं नीचे होऊंगा, और जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं कहां होऊंगा? ऊपर होऊंगा। दैट इज अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। गॉट इट? बढ़े आगे। अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? उस ग्राफ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो उसका ग्राफ का सॉल्यूशन निकाल लीजिए कि किस किस पॉइंट पर y जो होता है वो क्या हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। किस किस पॉइंट पर y 0 हो रहा है? तो x = 4 पे y 0 हो रहा है और x = -2 पे y 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। इसका क्या मतलब होता है? व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो कोई एक भी 0 होगा, इसका मतलब 0। अब हमें पता नहीं भैया कौन 0 है, तो हम कहेंगे या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी? 4। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी? -2। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 और नहीं तो वो 0। क्लियर? जल्दी जल्दी बनाइए। एक बार आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया, फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? एक बार आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया तो फिर नेक्स्ट क्या करना है? फिर हमें ये टेबल बनाना है। टेबल में 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, उसके बाद एक रफ में टेंटेटिव ग्राफ भी बनाना है। रफ में एक टेंटेटिव ग्राफ भी बनाना है। अब रफ में बनाइए या एक्चुअल बनाइए, क्या फर्क पड़ता है? कि अगर हमें एक ग्राफ बनाना है तो उसको आप इस तरह से बना लीजिए जहां पर आप ये 2 कोऑर्डिनेट, तो अभी आपको क्या हो गया? पता चल गया। ये 2 कोऑर्डिनेट का सेटिंग आपका बैठ गया। अब इसके एक इस तरफ और इसके एक उस तरफ, दोनों साइड पर एक एक x का कोऑर्डिनेट लीजिए और 2 y का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट काम यही करना है। तो हम लोगों ने वही काम किया भी था भाई। एक तरफ मैंने क्या ले लिया? -3 लिया तो 7 आया, एक तरफ 5 लिया तो भी क्या आया? 7 आ गया। तो इस प्रकार से आपका दोनों कोऑर्डिनेट का काम भी हो गया। तुम लिख नहीं रहे हो? सब लिख लिए? गुड। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल कोऑर्डिनेट कहां पर होगा? तो फाइनल कोऑर्डिनेट कहां पर होगा उसके लिए मैंने क्या बताया आपको? जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? -b/2a, -d/4a। दिस इज द कोऑर्डिनेट। तो लिख दीजिएगा, जहां ये लिखिएगा वहां एक स्टेटमेंट लिखेगा, द कोऑर्डिनेट at which द पैराबोला, ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसके बारे में लिखवा रहे हैं। द कोऑर्डिनेट at which द पैराबोला, नीचे आ रहा होता है और वहां कहां चला जाता है? ऊपर की तरह। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। द कोऑर्डिनेट एट विच द स्लोप बिकम्स इक्वल टू 0। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोल दिया।
ये जो अभी बोला ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोल दिया, पर आप क्या समझेंगे कि भाई इधर से ऐसा आ रहा था और फिर इधर से ऐसा उड़ गया, तो ये जो इधर का स्लोप और इधर के स्लोप में कहीं एक आप ही सोचिए, फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए हम इधर से उधर जा रहे हैं, तो फिर अगर वापस आना है तो भाई एक जगह जब तक हम जीरो होकर मुड़ेंगे नहीं तो हम पीछे कैसे आएंगे? ये तो पढ़े हैं ना कि एक दिशा में आप जा रहे हैं और फिर उधर रिटर्न आना है, तो कहीं तो रुक के उल्टा होंगे तब ना इधर आएंगे। तो इधर आप ऐसे अगर बढ़ रहे हैं तो इस टाइप पे आपका स्लोप मान लीजिए नेगेटिव है, कोई एक टाइम पे जीरो नहीं होगा तो फिर स्लोप पॉजिटिव कैसे होगा? तो वो जो पॉइंट जिस पर स्लोप क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो हमने क्या लिखवाया? स्टेटमेंट थोड़ा बोलिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट एट विच द स्लोप बिकम्स इक्वल टू जीरो is known as vertex of the parabola, is known as vertex of the parabola। ये बात भी समझना चाहते हैं, ये जो बात बोला कि वर्टेक्स, स्लोप ऑफ द वर्टेक्स जीरो है, किसके बराबर है? समझना है तो समझ सकते, कोई भारी बात नहीं है। जो लोग समझना चाहते हैं देखिए, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ये देखिए, ये ऐसा अगर आपका पैराबोला है, ये ऐसा अगर आपका पैराबोला है, तो स्लोप मतलब होता है टैंजेंट। सर्कल पढ़े थे क्लास 9th में, तो आप ऐसे एक तो टैंजेंट पढ़े होंगे, टैंजेंट पढ़े। जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है, उस पर टैंजेंट क्या होगा? ऐसा ही होगा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। अरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। tan थीटा स्लोप क्या होता है? tan थीटा किसके बराबर? 0 के बराबर। और tan 0 कब होता है? जब थीटा किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो इसका मतलब यहां पे एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इससे पहले एंगल नेगेटिव, इसके बाद एंगल पॉजिटिव। जिस पॉइंट पे tan थीटा 0 हो जाए वो क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, पर ट्रिग्नोमेट्री चूंकि अभी आप लोग पढ़े नहीं है बहुत डिटेल में, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है, पर एक जस्ट एक आइडिया दे दिया कि स्लोप 0 का मतलब क्या होता है? एंगल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसका? उस पॉइंट पर tan थीटा का एंगल जो थीटा जो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसका जब आप tan थीटा लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो tan 0 पे ही tan थीटा क्या होता है? 0 होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है पता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? ज्योति आप तो पढ़े हुए हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। अरे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। tan अगर 0 है, tan अगर 0 है तो ये क्या होगा? sin 0 बाई cos 0। sin 0 क्या होता है? 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। तो tan थीटा किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर। और ये तो आप जानते हैं ना, sin 0 होता है और sin 0 cos 0 1 होता है। इसे नहीं पता? नहीं पता? ज्योति को खाली पता है, क्योंकि इसके स्कूल में सब पढ़ा दिया है, पहले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है, इसलिए सिर्फ ज्योति को ही समझा रहा था, आप लोग के लिए नहीं था, क्योंकि आप लोग नहीं जानते। एनीवेज, अब यहां पे हम ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिए। उस कोऑर्डिनेट को हमने कहां पुट कर दिया? अपने टेबल में पुट कर दिया। पुट करके ये पांचों कोऑर्डिनेट को आप अपने इस ग्राफ में एक तो ग्राफ बनाइए, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लीजिए, पांचों कोऑर्डिनेट को ए बी सी डी करके पुट करिए और उसको रफ हैंड डायग्राम से क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो जो बनेगा वो क्या होगा? इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा? ग्राफ होगा। कोई डाउट? हाँ बोलिए, बोलिए। अच्छा ये लिखना है, मुझे लगा कोई डाउट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। डन। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आप लोग स्वयं से करेंगे, अगला सवाल खुद से करेंगे कि बोलते नहीं? चलिए कीजिए, क्वेश्चन लिखिए।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल draw the graph of quadratic polynomial 3 minus 2x minus x square, 3 minus 2x minus x square, बस 3 minus 2x minus x square। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको एक ग्राफ बनाना है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू y के लिए, जो कि किसके बराबर दिया है? 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। डन। थोड़ा समय दे रहा हूं, बनाइए, फिर मैं बनाता हूं। तो मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो मैंने सुधार दिया है। यहां पर गलती से मैंने अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लिया था। अंडर रूट नहीं लगता है डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट का सीधा सीधा वैल्यू किसके बराबर होता है? d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अंडर रूट लगता है पता है कहां पे? क्यों मेरे से ये गलती हो गया? जब हम लोग ना इसका रूट्स निकालते हैं तो रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाऊंगा, वहां पर ये लगता है अंडर रूट। यहां पे अंडर रूट नहीं लगेगा तो ये d की वैल्यू क्या हो गई? 36 हो गई। अब यहां पे d की वैल्यू आप क्या ले लिए? 36 ले लिए, तो 36 और ये माइनस 9 आएगा, और जो लास्ट मोस्ट कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 1 कॉमा माइनस 9। और हमने यहां पे इसको चेंज कर दिया है 1 कॉमा माइनस 9, तो 1 कॉमा माइनस 9 आया, और आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब जो नया सवाल हमने दिया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर इसका तो कोफिशिएंट माइनस था, आप इसको प्लस कर दिए। प्लस किए सिंपली टू सॉल्व। नेचर ऑफ पैराबोला, चूंकि यहां पर a का वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है, और a का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो नेचर ऑफ पैराबोला हमेशा इन्वर्टेड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो वो नेचर नहीं बदल रहे हैं, जस्ट टू सॉल्व इसका हम लोग साइन चेंज कर दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे आया x प्लस 3 कॉमन ले लिए, इधर आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो या तो x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा और x इज इक्वल टू प्लस 1 होगा। और इस प्रकार x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू प्लस 1 आपके दो कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए। अब अगर दो कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया है तो एक रफ ग्राफ बनाते हैं, बगल में इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं रफ में, और देखते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है। तो x का वैल्यू एक तो माइनस 3 आया है और इधर आया है प्लस 1, तो ऑब्वियसली जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा होता हुआ ऐसे गया होगा। अब मुझे एक तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके इस तरफ का कोई एक कोऑर्डिनेट मिल जाए और इसके इस तरफ का अगर कोई कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मैं काम करता हूं, जो हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू, क्या एक्सप्रेशन है हमारा? y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 1 से बड़ी एक x की वैल्यू ले लेते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या होगा? 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। यानी एक कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलकर आ गया? एक कोऑर्डिनेट आ गया 2 कॉमा माइनस 5, तो एक कोऑर्डिनेट हमें ये मिलकर आ गया। तो ये किस साइड का कोऑर्डिनेट है? इस साइड का कोऑर्डिनेट है। अब हमें एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, किधर? y की इस तरफ का, तो वापस से y का एक्सप्रेशन लिखिए, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस बार एट
x इज इक्वल टू -4 निकाल लीजिए, तो -3 है, उससे इधर एक बार ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 -2 इंटू -4, तो -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो क्या आएगा 3 + 8, और ये माइनस है, -4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16, 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 8 3 11, और ये -5 आ गया, यही आया है। तो इसका हो गया एक और कोऑर्डिनेट -4, -5। बस इस सारे कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए, इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको बोल दीजिए A B C D, ऐसा कुछ नाम दे दीजिए। इसको हमने कह दिया, दो कोऑर्डिनेट वहां पर थे A B, इसको D मान लेते हैं, और जो ऊपर कोऑर्डिनेट लिया है इसको C मान लेते हैं, तो ये C हो गया और वो D हो गया। लेकिन सारा बात तो समझ में आ गया, अभी हम लोग को ये भी तो निकालना होगा कि किस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जिस पॉइंट पर ये 0 होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a, -d/4a। इसके लिए हम लोग को b और a तो पता है, d और क्या नहीं करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो d निकालने के बाद क्या आया है आंसर, आप लोग बताइए, -1, 4 आ रहा है। वेरी गुड, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है -1, 4। ये आ गया आपका e कोऑर्डिनेट। आपको a b, ये a कोऑर्डिनेट था, ये b कोऑर्डिनेट था, ये c, ये d और ये e, 5 कोऑर्डिनेट अगर आपको मिल जाएगा तो आप बड़ी आसानी से उसका ग्राफ बना लेंगे। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए। 5 कोऑर्डिनेट मिलेगा तो बना पाएंगे ना? बना लिए? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? क्या लास्ट वाला कोऑर्डिनेट यानी टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पे वो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स कैसे निकलता है -b/2a, -d/4a। हाँ, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करिए, मैं करता हूं, देखिए -b, तो आपका b का कोऑर्डिनेट कितना है, इक्वेशन क्या है -2 है वहां का कोऑर्डिनेट, होल डिवाइडेड बाय 2, a कितना है -1 है। इसको सॉल्व किए तो आया +2/-2, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा -1 आएगा। तो ये तो हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आपको दूसरा भी निकालना होगा, दैट इज द y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y के लिए आपको चाहिए d इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। b आपके यहां पे कितना है -2 है का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 है, और सॉरी a कितना है -1 है, और ये कितना है 3 है। सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा 4 प्लस 4 3 जा 12, ये आ गया 16। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है -d/4a, तो आपका कोऑर्डिनेट है -d/4a के बराबर, -d यानी -16 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू -1। तो सॉल्व कीजिएगा -16/-4 काटिएगा तो यहां कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। यानी आपका जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया, एक तो -1 और दूसरा 4, -1, 4। बस ये 5 कोऑर्डिनेट आ गया, इनको यहां प्लॉट कीजिएगा, आंसर आएगा। नहीं हुआ? थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर ये आप सीख गए तो आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। एक चैप्टर पढ़ना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो आप चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा अगर ये सब आपको समझ में आ गया। डन? अगला सवाल लिखें, लिखा जाए अगला सवाल। डन? लिखिए। सब लोग रेडी हैं लिखने के लिए? ये हो गया ना सबका? अगला सवाल लिखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + 9, x² - 6x + 9, ये आपका y दे दिया गया है। आपको इसके लिए क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। आपको इसके लिए क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहली बात तो सीखनी है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू क्या है -6, c का वैल्यू क्या है +9। पहले तो ये यहां से हमें क्या पता चल गया, a क्या है ग्रेटर देन, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो एक बात तो पक्का है कि ग्राफ हमारा क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। अब यहां पर एक बात और थोड़ा ध्यान से देखिए, हेलो यहां एक बात ध्यान से देखिए, यह मैंने अपना टेंटेटिव ऐसा ग्राफ बनाया कि भाई ऐसा ग्राफ होगा, लेकिन
अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होता है जनरली, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो थोड़ा सोचिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9, दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स यहां से कॉमन ले क्या बचा, एक्स माइनस थ्री, यहां से -3 कॉमन लेने क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री। तो यहां से अगर पूरे में से एक्स माइनस थ्री कॉमन लिए तो इधर क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री। यानी मैं कह सकता हूं कि ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरा दोनों का दोनों वैल्यू किसके बराबर होगा, मेरा दोनों का दोनों वैल्यू किसके बराबर होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ का नेचर जो हमने ऐसा बनाया था वह ऐसा नहीं होगा, रादर हमारे ग्राफ का नेचर कैसा होगा, हमारा ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओनली सिंगल पॉइंट पे बोथ द रूट्स आर सेम, बोथ द रूट्स आर सेम। तो याद रखिएगा, व्हेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, व्हेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। व्हेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कितने जगह काटता है, 2 जगह काटता है। लेकिन अगर मेरा वैल्यू एक ही आ रहा है, इसका मतलब वी हैव ओनली 1 रूट, और 1 रूट होगा तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, इट विल ऑलवेज टच द एक्स एक्सिस, इट विल नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस। ऑलवेज क्या करेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को, वो क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए हमारा ग्राफ का नेचर कैसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इसके बाद ये का कोऑर्डिनेट जो है, ये तो हमें पहले से पता है, तो यहां पे आपको 5 पॉइंट निकालना, 3 ही पॉइंट से काम हो जाएगा, क्योंकि अब तो यहां 2 पॉइंट होता तब ना फिर मुझे सेंटर निकालना पड़ता, वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट तो मुझे पता चल गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है x3 पर 0 हो रहा है, यानी जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, x3 पर 0 हो रहा है, यानी 3, जो हमारा ग्राफ है यहां पे हो गया 3,0। अब 3 से 1 इधर ले लीजिए और 3 से 1 उधर ले लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, ग्राफ बन जाएगा। तो जब इसमें फायदा क्या है, जब हमारा सिंगल रूट है तो क्या फायदा है, आपको कितना कोऑर्डिनेट में काम चल जाएगा, 3 ही कोऑर्डिनेट में, आपको 5 कोऑर्डिनेट लेने का जरूरत नहीं है। ये लेकिन कैसे पता चला, जब हमने उसका क्या किया, सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन निकाले तब ना पता चला, a ग्रेटर देन 0 था तो ये तो पता था कि ऊपर बनेगा, पर 2 जगह काटेगा कि 1 जगह काटेगा कैसे पता चलेगा, जब उसका सॉल्यूशन निकाले। और कई ऐसे भी ग्राफ होते हैं, ये आप कर लेंगे ना, कई ऐसे भी ग्राफ होते हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस को काटता ही नहीं है, ये एक्स एक्सिस को क्या करता है, काटता ही नहीं है। वो कब होता है, नो रियल रूट्स। तो 3 ही केस बनता है क्वाड्रेटिक में, 2 डिस्टिंक्ट रूट, 1 रूट एंड नो रियल रूट। नो रियल रूट में वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। और उसका केस क्या होता है, तो तीनों का केस अगर आप चाहेंगे लिखना तो लिख भी सकते हैं, कब डबल रूट होता है, कब सिंगल रूट होता है, तो आप लिख दीजिए नोट डाल के, ताकि आप ग्राफ बनाने से पहले ही इसको चेक कर लीजिए। ये सारा खेला डी का है, ये सारा खेला किसका है, डी का। डी अगर इज इक्वल टू 0 हो गया, डी अगर इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, तो सिंगल रूट आता है। कितना रूट आता है, सिंगल रूट आएगा, ओनली 1 नेचुरल रूट, वन रियल रूट। सिंगल मतलब सिंगल रूट, सिंगल रियल रूट, सिंगल रियल रूट, एक ही रूट होगा। केस नंबर नोट नंबर 2, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है। और केस नंबर 3, जब d लेस देन 0 होगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया, नो रियल रूट्स। कैसा होगा, नो रियल रूट्स, रूट्स माने जीरोस, नो रियल रूट्स। ये लॉजिक क्लियर है,
ये पॉइंट क्लियर है? अब जो अभी का सवाल हमने किया था उसको थोड़ा देखिए। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था? y इज इक्वल टू क्या दिया था, बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसका d निकालिए जरा। d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d निकालिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 9। ये कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? माइनस 36। 36 माइनस 36, जैसे ही जीरो आया उसका रूट क्या हो गया? सिंगल रियल रूट। तो डी चेक कर लीजिए, अगर डी आपका क्या है? जीरो आ गया तो उसका कितना रूट होगा? सिंगल रूट होगा। डी अगर ग्रेटर देन जीरो, जैसे पहला एग्जांपल में 36 आया था, उसके दूसरे एग्जांपल में 16 आया था, याद है ऊपर जो दो एग्जांपल करवाए, वहां डी ग्रेटर देन जीरो था तो कितने रूट आए? 2। अगर किसी भी केस में डी लेस देन जीरो आ जाए तो वहां पे एक भी रियल रूट नहीं होगा, यानी ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच। गॉट इट? एक असाइनमेंट लिखिए, घर से करके आइएगा। y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, ये तीनों पॉइंट लिख लिया ना, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए इसको। y इज इक्वल टू, होमवर्क है घर से करना है, y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, सॉरी माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। एक ये बनाइएगा और एक ये भी बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये करिएगा। और एक और करिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये 3 सवाल आप क्या करके आएंगे? घर से करके आएंगे। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? तो इतना करके आइए, फिर अगली क्लास में कुछ और सवाल करते हैं और फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।